नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं आर्ट ऑफ टीचिंग पर। और आर्ट ऑफ टीचिंग की बात किया जाए, जहां से आप सभी के पेपर 1 या पेपर 2 की जितने भी साथी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि 30 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे जो आप सभी के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम बात कर ले तो आज का जो सेशन होगा वह 20वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। अभी तक हम सभी ने 19 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया है और किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आप सभी के पेपर पूछे गए हैं उस पर हम सभी लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो चलेंगे हम सभी प्रश्नों की श्रृंखला पर। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, और यह आप सभी दोनों के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए साथियों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो पहला प्रश्न आपसे करा, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब सीखना जो बिना बर्डन का, मतलब भार का, या किसने कहा है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। या किसके या किस समिति करा कि, या एक समिति की रिपोर्ट है, किस समिति का, प्रोफेसर DS कोठारी या प्रोफेसर यशपाल, आचार्य राम मूर्ति या डॉक्टर LS मललीवर। तो इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? किसने कहा भाई साहब, किस समिति के रिपोर्ट की बात करें, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना भार की शिक्षा। और आपको पता होगा बिना भार की शिक्षा यशपाल समिति के थ्रू बोला जाता है। यशपाल समिति का अगर बात किया जाए, इसका गठन 1992 ईस्वी में हुआ था। 1992 ईस्वी में यशपाल जी कहते हैं कि जो शिक्षा होना चाहिए बिना भार का होना चाहिए। बिना भार का मतलब है, आपने देखा होगा CBSE ICSE बोर्ड के बच्चे जो होते हैं, भार मतलब बहुत ज़्यादा बैग जो होता है उनका बहुत भारी भारी होता है, बच्चे टेढ़े टेढ़े होकर चलते हैं। तो ऐसा कहा कि भाई भार का नहीं होना चाहिए, उनके माइंड को ऐसा हो, जो माइंड उनका पूरा सही तरीके से काम करे। ऐसा ना हो कि उनको लगे कि हाँ इसको पढ़ना उसको पढ़ना, मतलब दिन भर वही काम करे। तो ऐसा नहीं करना, बिना भार की शिक्षा होनी चाहिए। मतलब ऐसा हो शिक्षा जो उनको लगे भी ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा, भारीपन लगे रहा है। तो इस तरह खुले माइंड से चीज़ों को स्वतंत्रता पूर्वक करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार का प्रोफेसर यशपाल ने कहा था। और ये आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या B है। अगर हम बात करें कोठारी आयोग 1964 और 66 में इसका गठन हुआ। तो इसका मतलब है कि 1964 में बात किया जाए, इनका इस कोठारी आयोग का गठन हुआ था। 66 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन जो है देश के सामने प्रस्तुत किया था। आगे बात करें, इसमें से जो सीधा सा राइट ऑप्शन होगा B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, आगे बात किया जाए। प्रश्न संख्या 6, भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन जो अनुपात सर्वाधिक है? केरल में, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो भारत के किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक होगा? देखिए, आपको पता होगा केरला ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा साक्षरता है। और कहीं ना कहीं इससे साक्षरता अभियान का जब शुरुआत किया गया 1989 ईस्वी में, तो उस समय बात करें, उस समय सबसे पहले केरल राज्य से हुआ था। और इसीलिए आप जानते हैं केरल सबसे ज़्यादा या नामांकन अनुपात सर्वाधिक है किसमें? केरल राज्य में। ऑप्शन संख्या A इज द राइट ऑप्शन। क्या बनेगा भाई? A ऑप्शन आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? करा अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, A और B दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा बनेगा? देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस मॉडल ऑफ द क्लासरूम टीचिंग। तो इसमें से साथी कौन सा बन सकता है? क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी प्रकार के कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना रहेंगी। तो आपका 3rd नंबर के लिए कोशिश कीजिएगा बताने का। इसमें से 3rd की अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या बनेगा? आपका सीधा सा 3rd की बात करें तो आपका दोनों इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? वह अधिगम का प्रतिमान भी है, निर्देशात्मक प्रतिमान भी है। राइट ऑप्शन सीधा सा C ऑप्शन बनेगा, A और B दोनों। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर, मैंने आपको कई बार बताया है भाई, संज्ञानात्मक पक्ष का आपसे कई बार पूछा जाता है। जो BS ब्लूम ने 3 पक्ष की बात किए थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, उसमें से आपसे संज्ञानात्मक का सबसे न्यूनतम पूछ रहा है। क्या वह ज्ञान होगा, संश्लेषण, विश्लेषण, समझ? तो मैंने आपको बताया था भाई साहब, संज्ञानात्मक में कितने चरण आते हैं? 6 चरण आते हैं। 6 चरण में लिख देता हूँ। सबसे पहला जो चरण है उससे बोला जाता है ज्ञान। उससे क्या बोला जाता है? ज्ञान। दूसरे की बात करेंगे जिसे बोलते हैं संश्लेषण, आपका होता है संश्लेषण। इसके बाद ज्ञान होता है। दूसरे बाद अवबोध या बोध होता है, अवबोध या बोध होता है, अवबोध या बोध बोलते हैं, दूसरे के नंबर पर होता है। तीसरे की बात करेंगे, तीसरे की बात किया जाए तो अब भाई साहब तीसरा होता है अनुप्रयोग, तीसरा अनुप्रयोग होता है। चौथे की बात किया जाए, चौथा आपका होता है विश्लेषण, विश्लेषण होता है, चौथा विश्लेषण होता है। पांचवें की बात करें जिसे बोलते हैं संश्लेषण, संश्लेषण होता है, संश्लेषण। और छठवें की बात करें जिसे बोलते हैं मूल्यांकन, जिसे बोलते हैं मूल्यांकन बोलते हैं।
मूल्यांकन बोला जाता है, ये आपके सामने है। तो जो आपका लास्ट होगा वो मूल्यांकन बोला जाता है। देखिएगा, सबसे न्यूनतम आपसे पूछ रहा ना, सबसे न्यूनतम पूछ रहा, तो पहला नंबर पर ज्ञान है, तो इसे बोलते हैं सबसे न्यूनतम स्तर, न्यूनतम स्तर बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सबसे उच्चतम आपको 6वां नंबर होगा मूल्यांकन। सबसे उच्चतम पूछा जाता तो फिर आप मूल्यांकन कर देते हैं, उच्चतम स्तर, तो आप फिर मूल्यांकन कहते साथी। तो इसमें से जो सीधा सा बनेगा, निम्नतम पूछ रहा है तो निम्नतम के लिए सीधा सा पहला ये ऑप्शन आपका राइट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, नॉलेज आपका राइट ऑप्शन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 नंबर, निम्न में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? कौन सा अभ्यास के लिए उपयुक्त होगा भाई? आगमनात्मक विधि या निम्नात्मक विधि या ड्रिल विधि या विचार विमर्श विधि? तो कौन सी ऐसी विधि है जो अभ्यास के लिए उपयुक्त है, जो अभ्यास के लिए क्या होगी? उपयुक्त होगी, ऐसा आपसे प्रश्न कर रहा है जी। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा बन सकता है अभ्यास के लिए? तो आगमनात्मक विधि, भाई आगमनात्मक विधि में क्या होता है? पहले में इसमें एग्जाम्पल होता है और इसमें निम्नात्मक में पहले नियम होता है। तो अभ्यास की बात कर रहा ना, तो आपका ड्रिल विधि होगा। क्या होगा? ड्रिल विधि होगा, राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। तो अभ्यास के लिए कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त होगा? वह ड्रिल विधि होगा, ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण प्रमाणित हो सकता है? हो सकती है, इसमें से बताएंगे भाई इतिहास या आपका विज्ञान या फिर आपका गणित या भाषा। बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 का। क्या आपको लगता है कि होना चाहिए? 6 नंबर में कार्य भाई यहाँ पर देखिए, पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं पात्र की बात हो रहा है। किसमें पात्र की जरूरत पड़ेगी? क्या भाई आपकी भाषा में होता क्या पात्र? नहीं, भाषा में कोई जरूरत पात्र की नहीं पड़ता। गणित में कभी नहीं भाई। गणित एक आपका क्या है? एक रूल रेगुलेशन से चलने वाला सब्जेक्ट है। विज्ञान भी एक रूल रेगुलेशन पे चलने वाला सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं, इतिहास की बात करें पात्र कर सकते हैं, जैसे राजा रानी बना देंगे, किसी कोई घटना पर आधारित कोई चित्रात्मक तरीके से बना देंगे। तो पात्र अभिनय सबसे ज्यादा उपयोगी किसमें होगा? उसमें इतिहास में होगा, ऑप्शन संख्या ए हिस्ट्री में आपका बनेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 7, प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित होता है स्मरण पुनरुत्पादित करने के योग्यता द्वारा, तर्क करने की योजना द्वारा, संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता द्वारा, परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने की योग्यता द्वारा। इसमें से क्या हो सकता है? बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिएगा, इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, कौन सा भाई आपका होगा? प्रभावी शिक्षा प्रदर्शित हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं इफेक्टिव शिक्षण की बात करें, इफेक्टिव टीचिंग किसमें आपको दिखेगा? क्या स्मरण और पुनरुत्पादित करने की योग्यता पर? भाई स्मरण और पुनरुत्पादित योग्यता पर कभी नहीं बनेगा। आपका ए ऑप्शन क्या गलत है। तर्क करने की योजना द्वारा, तर्क करने की योजना द्वारा नहीं भाई, संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता के द्वारा होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। जब आप किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता हो जाएगा तो वह प्रभावी क्या होगा? प्रभावी शिक्षण होगा, राइट ऑप्शन सी। इसका उच्चतम अंक तो अपने आप से गलत है, सीधा सा 7 का सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना? ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है और फिर से ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहेंगी। समग्र शिक्षा अभियान 2018 संबंधित है। बेहतरीन प्रश्न है, 2018 है क्या जी? समग्र शिक्षा अभियान की बात हो रहा है। समग्र शिक्षा अभियान 2018 किससे संबंधित है? भाई कह रहा कि विद्यालय शिक्षा से या फिर उच्च शिक्षा से, समावेशी शिक्षा से या व्यवसायिक शिक्षा से। इसमें से क्या आपका बन सकता है? बेहतरीन प्रश्न है। या आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा कि भाई समग्र शिक्षा 2018 किससे संबंधित है? तो समग्र शिक्षा 2018 किससे संबंधित होगा? वह विद्यालय शिक्षा से होगा। किससे? विद्यालय शिक्षा से होगा, ऑप्शन संख्या ए। बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पेपर में टपकेंगे। निम्न प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा होना चाहिए? शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा? मतलब सबसे बेहतरीन कौशल कौन सा होना चाहिए शिक्षक में? शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, या निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, या फिर शिक्षण के समय छात्रों का मानसिक रूप से शिथिलीकृत रखना, या फिर कहा कि कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों से सूचित करना। बेहतरीन प्रश्न है, कौन सा इसमें से होगा? वांछित कौशल कौन सा होगा? वांछित कौशल कौन सा होगा देखेंगे इसमें से। क्या इसमें से निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना? भाई पाठ्यक्रम हम पूरा कर दें और आपको समझ में ना आए, इसका कोई मतलब रह गया क्या? कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है बी ऑप्शन अपने आप से गलत होगा। सी में कह रहा है कि शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत रखना, मतलब मानसिक रूप से शिथिल कर देना, एकदम शिथिल हो जाना। भाई तब तो कहाँ बच्चा सीख सकता? कभी नहीं। ये अच्छा शिक्षक हो कहलाएगा? ये सबसे बेहतरीन शिक्षक का कौशल कहलाएगा? नहीं। ना आपका बनेगा बी, ना बनेगा सी,
डी में कहा कि इस कक्षा के गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों से क्या मतलब है? उच्च अधिकारी कुछ भी पल पल में आप उच्च अधिकारियों के पास पहुंच जाएंगे? नहीं। उसके लिए शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। तो छात्र, जब आप शिक्षक के द्वारा जो भी बात कहा जाता है, अगर आप स्टूडेंट को समझ में आता है चीजें, तो वही तो सबसे बेहतर होगा, वही सबसे बेहतर कौशल होगा शिक्षक के लिए। तो इसीलिए आपका 9th का ए ऑप्शन बनेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 10 कहते एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? एक शिक्षक है, व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? व्याख्यान विधि का, आविष्कार विधि का, प्रदर्शन विधि का, समस्या समाधान विधि का। मतलब व्यवहारिक रूप से बात कर रहा हूं मैं, और कोई विधि नहीं पूछ रहा हूं, व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए। बेहतरीन प्रश्न है, व्यवहारिक रूप से आपसे पूछ रहा है कि व्यवहारिक रूप से समझाने की बात कर रहा है, व्यवहारिक रूप से समझाने की बात किस में होगा? देखिएगा, इसमें से व्याख्यान विधि में, व्याख्यान में व्यवहारिक थोड़ी ना होता है। व्याख्यान में क्या होता है, हम आपको बताते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, आप निष्क्रियता में रहते हैं, हम सक्रियता में रहते हैं। मतलब एक तरीके से शिक्षक केंद्रित विधि बोली जाती है व्याख्यान विधि। तो इसमें कोई व्यवहारिक थोड़ी ना है, व्यवहारिक नहीं है, ये व्यवहार वाला नहीं है। आविष्कार विधि में खोजबीन होगा, यह भी व्यवहारिक नहीं है, इसमें चीजें खोजनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। प्रदर्शन विधि में क्या होगा कि आपको देख करके जैसा आपको बताना होगा उस प्रकार का हम प्रदर्शन करेंगे, उस प्रकार का एक्टिविटीज करके आपको बताएंगे, भाई साहब ऐसा होता है तो ऐसी घटना घट जाता है। तो इसका क्या मतलब है, कहीं ना प्रदर्शन विधि क्या कहलाएगा? एक व्यवहारिक विधि कहलाएगा। ऑप्शन संख्या सी बनेगा। समस्या समाधान विधि क्या है? एक तार्किक विधि होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते, यह व्यवहारिक विधि है। व्यवहारिक विधि में सिर्फ प्रदर्शन विधि आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 11 नंबर। निम्न में से CAI किसका संक्षिप्त नाम है? CAI का संक्षिप्त नाम आपसे पूछ रहा है। करा कि भाई कंप्यूटर एनालिसिस्ड, करा कि इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर, करा कि असिस्टेंटेड इंस्ट्रक्शंस, करा कंप्यूटर, करा असिस्टेंटेड, करा इंटेलिजेंस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? CAI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। CAI का फुल फॉर्म क्या होगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो हम जानते हैं CAI का फुल फॉर्म होगा भाई साहब, या होगा आपका, इसमें से होगा कंप्यूटर असिस्टेंटेड आपका एक्सट्रैक्शंस। आपका राइट ऑप्शन बी इसका फुल फॉर्म बनेगा। CAI का फुल फॉर्म तो कंप्यूटर असिस्टेंटेड का इंस्ट्रक्शंस, आपका सीधा सा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य क्या है? भाई प्राथमिक बाल्यावस्था में शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? 3R शिक्षा देना, या फिर आपका पोषण आहार देना, कुछ घंटे के लिए माता पिता को बच्चे को संभालने में सहायता देना, या समाजीकरण तथा प्रत्यक्षीकरण क्षमता को बढ़ाकर बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना। बेहतरीन प्रश्न है। इसके लिए कौन सा बनेगा भाई? प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या करता बच्चा? शुरू करता है जाने के लिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था एक तरीके से हम बोल सकते हैं लगभग 3 से लगभग 4 साल का जो बच्चा होता है उसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक तरीके से प्राथमिक बाल्यावस्था बोल सकते हैं। प्राथमिक बाल्यावस्था में शुरुआती मतलब बाल्यावस्था का टाइम, तो हम कहेंगे 3R की शिक्षा देना, नहीं भाई इसका नहीं होगा। पोषण आहार देना, इसका कोई मतलब नहीं, पोषण आहार तो वैसे ही बच्चा पा जाएगा भाई, उसके लिए वह तो एक तरीके से सरकारी चीजें हैं जो उसको मिलना सुनिश्चित है। पोषण आहार देना यह आपके मुख्य उद्देश्य नहीं होगा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। कुछ घंटे कुछ घंटे के लिए माता पिता को बच्चे संभालने में राहत देना, नहीं भाई इसका गलत होगा। क्या राहत देने के लिए भेजा जाता है बच्चों को? नहीं। सामाजिकरण और प्रत्यक्षीकरण क्षमता को बढ़ावा देना, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे में सोशलाइजेशन जैसी भावना विकसित हो, सामाजिकरण जैसी भावना विकसित होगा, तो जिससे अपने बातों को क्या करें, कोई चीज़ जैसे सामाजिकरण में क्या होता है कि दूसरे की बातों को सुना जाता है फिर अपने बातों को बोला जाता है, उसी प्रकार का सामाजिकरण और प्रत्यक्षीकरण की बात करें, प्रत्यक्षीकरण की बात किया जाए, क्षमता को बढ़ाकर बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना होता है। ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा। 12 नंबर का ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न लें, आगे बात किया जाए। 13 नंबर, उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दीजिए। बल दिया है स्वामी विवेकानंद जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, मारिया मॉन्टेसरी जी ने। उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर किस विचार पर बल दिया? बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिएगा और आपने आंसर देने का कोशिश कीजिएगा भाई। क्या इसमें से आपका राइट ऑप्शन बनेगा? आपका क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन बन सकता है? बेहतरीन प्रश्न है। आपसे कह रहा कि उत्पादन कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया गया है। किसके द्वारा बल दिया गया? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया गया, किसके द्वारा? हम जानते हुआ दिया गया हम महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। या बहुत बेहतरीन, उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा। तो आप जानते हैं उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा एक तरीके से क्या होगा,
या आपकी बुनियादी शिक्षा की बात की जाए तो बुनियादी शिक्षा एक तरीके से आप कह सकते हैं 13 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपका 14 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपसे पूछा है, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या महामना मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जी कोशिश कीजिएगा आप बताने का, और इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, क्या आपका इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बन सकता है। जी बेहतरीन प्रश्न है, इसमें से आपका कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा। जी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस में नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा दिवस पर पूछ रहा हूँ। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 11 नवंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 14 का बी ऑप्शन, तो 11 नवंबर बनेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, शिक्षक दिवस नहीं पूछ रहा हूँ, शिक्षा दिवस एजुकेशन है, टीचर डे नहीं मैं पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आगे करें, LEAP का विस्तार है, LEAP का विस्तार क्या है। का लैंग्वेज इन्हेंसमेंट एकेडमिक प्रोग्राम, का लीडर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, या फिर कह रहा है कि लर्निंग एंड एजुकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, लीडरशिप एजुकेशन एंड कह रहा कि असेसमेंट प्रोग्राम। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, क्या होगा इसका फुल फॉर्म। बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। आपसे फुल फॉर्म जैसे दिख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो फिर से आने की संभावना रहेंगी। LEAP का विस्तार अगर बात करें उससे बोला जाता है लीडरशिप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम बोला जाता है। आपका ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। विभिन्न स्तरों का सही क्रम आपसे पूछ रहा है। क्या स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, क्या चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, या स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, या बोध स्तर। देखिएगा हम आपको बताए हैं चिंतन के कितने, आपको जानते हैं शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर, 3 स्तर होते हैं। और 3 स्तर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्मृति स्तर होता है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर। इसके बाद अगर बात करेंगे तो हम चिंतन स्तर पर बात करते हैं, तीसरा चिंतन स्तर। अगर हम बात करें तो किसने क्या दिया है। अगर हम बात करें स्मृति स्तर किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, ध्यान दीजिएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। बोध स्तर की बात करें मॉरिसन ने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। और चिंतन स्तर की बात करेंगे तो पी हंट ने दिया है, पी हंट ने दिया है। और राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन संख्या ए बनेगा, ऑप्शन संख्या ए बनेगा। सही क्रम आपसे पूछ रहा था, सही क्रम यही बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए आपका राइट ऑप्शन बनेगा। सही क्रम आपका पूछ रहा था, ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इसको समझते चलें, सीखते चलें। आगे बात करें प्रश्न संख्या 17, अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिकरिंग लैब को निम्न में से किस स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया है। विद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, ड्रीम्स विद्यालय के लिए। तो इसमें से क्या होगा, अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिकरिंग लैब को किसके स्तर पर या नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसका प्रश्न आप सभी बताइएगा किसके लिए है। तो हम जानते हैं यह होता है विद्यालय लेवल पर। किसके लिए प्रस्तावित है, विद्यालय स्कूल लेवल पर। तो आप जानेंगे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ये ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे आगे, बात करें नेक्स्ट प्रश्न। आगे प्रश्न संख्या आपके सामने 18, उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक किसके लेखक हैं। उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भाई कह रहा कि कार्ल मार्क्स हैं, या कह रहा इवान इलिच हैं, या पाउलो फ्रेयर हैं, या जॉन डीवी हैं। बेहतरीन उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र, उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है, उम्मीदों के शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र के नामक पुस्तक के लेखक पाउलो फ्रेयर हैं, पाउलो फ्रेयर हैं। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा सी। समझते हुए चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सा इसमें से स्वतंत्र चर है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। स्वतंत्र चर आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 चर होते हैं। कितने चर होते हैं, 3 चर होते हैं। अच्छा, 3 चर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा
पहला चर होता है वह बोला जाता है पहला जो बोला जाता है स्वतंत्र चर। क्या होता है? स्वतंत्र चर। ध्यान देंगे, स्वतंत्र चर। और स्वतंत्र चर में कौन आता है? शिक्षक आता है। स्वतंत्र चर में शिक्षक आता है। दूसरा की बात करेंगे, हम बात करते हैं उससे आश्रित चर। क्या होता है? आश्रित चर। आश्रित चर में कौन आएगा? आश्रित चर में आपके शिक्षार्थी आएंगे। आश्रित चर में शिक्षार्थी आएंगे। अगर हम बात किया जाए नेक्स्ट आगे बात करें प्रश्न संख्या, अगर तीसरी की बात करें मध्यस्थ चर होता है। मध्यस्थ चर में कौन आएगा? मध्यस्थ चर में आपके आएंगे जो आपका सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम आएगा या आपको बोल सकते हैं सामग्री आएगा, या बोल सकते हैं आप सामग्री आता है। अच्छा, इसमें से आप कौन सा राइट होगा जो आपसे पूछा जा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। आपसे स्वतंत्र चर की बात कर रहा है, अगर स्वतंत्र चर क्या होगा? शिक्षक होगा। एकदम भैया सही है, ऑप्शन संख्या ए आपका राइट ऑप्शन होगा। शिक्षक इसका क्या है? स्वतंत्र चर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ओके, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 नंबर। समझते हुए चलिए, ऐसा प्रश्न पेपर में आया है, फिर से आएगा। निम्न में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब होता है खोजबीन आधारित, मतलब वैज्ञानिक विधि होता है। ठीक है, तो इसमें से कहा कि आपका कंठस्थ करना होता है या गृह कार्य करना या जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे प्रश्न संख्या 20 में? प्रश्न संख्या 20 में आपको क्या लगता है कि हो जाना चाहिए? भाई कह रहा कि कंठस्थ करना। मैंने आपको बताया ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कहीं ना कहीं खोजबीन करना। ह्यूरिस्टिक का जो आर्मस्ट्रांग इसके क्या जनक बोले जाते हैं, तो कंठस्थ करना या नहीं होगा, याद करना अपना आप से गलत है, याद करना नहीं होगा। गृह कार्य करना भाई ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण का थोड़ी ना है, आपका होगा जिज्ञासा होने की भावना से प्रेरित होना। जब आपके भीतर जिज्ञासा हो या होने की भावना से प्रेरित हो जाना, मोटिवेट हो जाना, जब आपको कोई कार्य करने के लिए आपके उत्सुकता आ जाए, तो उससे ह्यूरिस्टिक, एक तरह ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होगा? और ह्यूरिस्टिक जो दृष्टिकोण होगा ऑप्शन संख्या सी पर आधारित होगा। और ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है एक तरीके से खोजबीन आधारित। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 21। शिक्षक यहाँ पर शिक्षण होगा, शिक्षण यहाँ पर शिक्षक है। ठीक है, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब टीचर जो है, टीचर का जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो शिक्षक का जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है का उपयोग किसके लिए करते हैं? भाई टीचर को TLM का यूज क्यों करता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। भाई हम सभी टीचर जो हैं क्यों TLM का यूज करते हैं? कभी कभी आपके सामने देखे होंगे कि आपको क्वेश्चन हो गया, कभी कभी चित्रात्मक तरीके से कुछ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि किस वजह से दिया जाता है आप देखते हैं। किस शिक्षण को मनोरंजन बनाने के लिए क्या करते हैं, या छात्रों को ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं, या छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, या छात्रों को शिष्ट बनाने के लिए करते हैं? किस काम के लिए करते हैं जो हम TLM का यूज, TLM को क्यों यूज किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है, TLM का यूज क्यों किया जाता है? जी कोशिश कीजिएगा आप बताने का कि TLM का यूज क्यों होता है। भाई क्या मनोरंजन बनाने के, भाई मनोरंजन के लिए बनाने के लिए होता है ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। ऐसा मनोरंजन, इसमें कोई पढ़ाई कोई मनोरंजन का चीज़ थोड़ी ना होता है। पढ़ाई एक अगर मनोरंजन का होता तो पढ़ाई से तब तो सब लोग कर लेते हैं भाई। तो इसलिए मनोरंजन का बनाने के लिए नहीं किया जाता TLM का यूज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज, गलत है। छात्रों की ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। बच्चे में कहीं ना कहीं जो ग्रहण शक्ति है बेहतरीन तरीके से बच्चा समझ पाए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए, चित्रात्मक तरीके जब देखेगा तो उसके कॉन्सेप्ट और डेवलप हो जाएंगे। तो इसलिए हम ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए जो चित्रात्मक एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, यूज किया जाता है। आगे कह रहा है छात्रों को ध्यान आकर्षित करने में, तो ध्यान तो या तो आकर्षित होगा ही जब ग्रहण शक्ति बढ़ेगा। इसका मतलब शिष्ट बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप कहेंगे शिष्ट बनाने के लिए नहीं, पोलाइट बनाने के लिए ना भाई। प्रश्न संख्या 22, समावेशी शिक्षा का संबंध है। देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है जो सामान्य और विशिष्ट बच्चे हैं, सामान्य हो चाहे विशिष्ट बच्चे हों, बिना भेदभाव करते हुए जो हम शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। अच्छा, आप जानते होंगे RTE 2009, RTE 2009 की अगर हम बात करें, RTE 2009 की अगर हम चर्चा करें तो यह भी किस आधार पर कहता है बच्चों को शिक्षा देना चाहिए? समावेशी शिक्षा के आधार पर। किसके आधार पर? समावेशी शिक्षा के आधार पर। समावेशी शिक्षा के आधार पर बच्चों को क्या दें? आधार पर शिक्षा देने की बात करता है। अच्छा, जब बच्चे को क्या है, इसमें सामान्य और विशिष्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सामान्य तो सामान्य है, सामान्य है जो बच्चा है। अच्छा, विशिष्ट के अंतर्गत आप जानते होंगे कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं। विशिष्ट के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे आपके प्रतिभाशाली बालक हो गया,
आपका मूढ़ बालक हो गया, पिछड़ा बालक हो गया, अति सक्रिय बालक हो गया, समयबाधित बालक हो गया, अस्थिबाधित बालक हो गया, दृष्टिबाधित बालक हो गया, वह बच्चा सृजनात्मक बालक हो गया, किसी प्रकार मतलब सामान्य से इतर जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे विशिष्ट के अंतर्गत आएंगे, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक जो है चिल्ड्रन। तो इसमें से देखिएगा कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, किससे संबंध रखेगा। तो सभी बच्चों के लिए शिक्षा के नियम बनाना, सभी बच्चों के लिए शिक्षा के नियम बनाना होता क्या, विविधताओं का सम्मान और सराहना करना, या सभी के लिए शिक्षा में गुणवत्ता लाना, या उपयुक्त सभी। तो हम क्या कहेंगे, क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा प्रश्न संख्या 22 नंबर के लिए। प्रश्न संख्या 22 नंबर को देखेंगे तो हम जानते हैं सभी बच्चों के लिए शिक्षा के नियम बनाना। तो सभी बच्चे के लिए जो नियम रहेगा एक ही नियम, सभी के लिए एक ही नियम, बहुत अच्छा है, यह भी सही है। आगे विविधताओं का सम्मान, उनके जो डाइवर्सिटी है उसमें विविधता है बच्चों में, जैसे विविधता कैसे प्रकार का, कोई उसमें से आपका प्रतिभाशाली होगा, कोई मूढ़ बालक है, कोई बच्चा असक्रिय बालक है, तो उसमें विविधता है कि नहीं है, बहुत है, विविधता है। और जानते हैं कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, क्यों, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं हर सब में पाया जाता है, चाहे हम में हो चाहे आप हो, कोई व्यक्ति इस दुनिया पे इस धरती पर समान तरीके से है नहीं, वह इसमें कुछ न कुछ यूनिक हो, इसमें कुछ न कुछ अलग जरूर होगा। तो विविधताओं का सम्मान और सराहना करना बहुत अच्छा, यह भी आपका समावेशी शिक्षा का संबंध रखता है। सभी के लिए शिक्षा में गुणवत्ता लाना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा प्रोवाइड करना, सही है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन संख्या डी इसमें से राइट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ है था नहीं, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कुछ इसमें नहीं था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। क्या क्वेश्चन यही पूछे जा सकते हैं? नहीं, हो सकता दूसरे कुछ प्रकार के क्वेश्चन समावेशी शिक्षा दे करके कुछ दूसरा ऑप्शन रख दें। तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी प्रकार का एग्जाम किसी तरीके के क्वेश्चन बनाएगा तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। 22 का सीधा सा डी ऑप्शन। 23 में निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करना चाहिए? देखेंगे बहुत बेहतरीन है। कह रहा शिक्षक, जो प्रत्येक शिक्षक हैं, कोई भी शिक्षक हो उसके लिए कह रहा है कि भाई शिक्षक के लिए यह कार्य करना चाहिए। कोई भी शिक्षक हो, क्या विश्लेषण और संश्लेषण वाला काम करना चाहिए, या संश्लेषण या विश्लेषण वाला काम करना चाहिए, या केवल विश्लेषण करना चाहिए, या केवल संश्लेषण करना चाहिए? आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कोशिश कीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड बाय एवरी टीचर? तो प्रत्येक टीचर को कौन से मेथड का यूज करना चाहिए? कहा कि भाई एकदम सही है, पहले हम विश्लेषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्लेषण करने के बाद संश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण का मतलब है टुकड़े में तोड़ना। टुकड़े में क्या है? टुकड़े में तोड़ना। तो टुकड़े में तोड़ने की बात करें, फिर टुकड़े को जोड़ना। टुकड़े को जोड़ना, इसका मतलब पहले हम टुकड़े में तोड़े, फिर टुकड़े को जोड़े। तो एक तरीके से इसे कोई शब्द हुआ, जैसे कोई शब्द है आपके सामने, जिस संधि विच्छेद आप करते हैं तो पहले आप तोड़ते हैं फिर उसको जोड़ देते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम पहले शब्दों को तोड़ के उसके अर्थ को समझें, फिर इसके बाद शब्दों को जोड़ दें उसको, फिर उसके कॉन्सेप्ट को सीख जाए। ऑप्शन संख्या सी, ए ऑप्शन। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? विश्लेषण से हम संश्लेषण की ओर चलते हैं, ना कि संश्लेषण से विश्लेषण। ध्यान देंगे, विश्लेषण से क्या चला जाता है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चला जाता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आगे नेक्स्ट प्रश्न लेंगे आपका ए ऑप्शन 24 का, 23 का ए ऑप्शन बनेगा 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है? कौन सा इसमें से आपसे कह रहा जो विकल्प होगा शिक्षण कौशल से संबंधित होगा? क्या श्यामपट्ट लेखन, या फिर कह रहा प्रश्नों का समाधान करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी? तो शिक्षण कौशल से संबंधित कौन सा है? शिक्षण कौशल का संबंध किससे है? बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी दीजिएगा। हम जानते हैं शिक्षण कौशल का मतलब होता है टीचिंग स्किल। क्या भाई? टीचिंग स्किल बोला जाता है। अच्छा, टीचिंग स्किल बोला जाता है। टीचिंग स्किल का मतलब होता है जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वह टीचर के पास कौन से कौशल होने चाहिए, ठीक है, या कौन से प्रकार के कौशल होने चाहिए। जैसे आपने विद्यालय गए, जब आप ज्वाइन होने लेकर के विद्यालय में पहुंचेंगे तो आपके पास किस प्रकार की स्किल होनी चाहिए, ऐसा बात कर रहा है। श्यामपट्ट लेखन, भाई सही है कि जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो कहीं ना कहीं श्यामपट्ट का यूज करें। जो बोर्ड हो, जो जिस पे लिखाई निकली, चाहे वह व्हाइट बोर्ड हो या वह ब्लैक बोर्ड हो, जिस प्रकार का बोर्ड होगा या डिजिटल बोर्ड हो, किसी प्रकार का बोर्ड होगा तो हम उस बोर्ड पर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रश्नों का समाधान करना, जो बच्चे के कॉन्सेप्ट हैं, जो बच्चे के प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चन को हम लगातार क्या करें? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नों का समाधान करना, बच्चों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, समाधान देंगे उनके। प्रश्न पूछना, बच्चों को हम टाइम पे क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछते रहेंगे कि बच्चा
जो हम पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। तो जब हम पढ़ाते दौरान बीच बीच में हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे बच्चे के कॉन्सेप्ट के पता चल पाए, बच्चे की जानकारी चीज़ें समझ पा रहा है कि नहीं, वाकई में सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछें। तो सीधा सा हम कह सकते हैं जो शिक्षण कौशल हम बोल सकते हैं सभी का होना चाहिए कौशल आपके पास। 24 का सीधा सा आपका डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, आपके सामने अगला प्रश्न है भाई 25 नंबर के लिए, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। अधिगम का लर्निंग का अगर आपसे पूछा जाए सबसे उपयुक्त मीनिंग कौन सा होगा, भाई कह रहा है कि ज्ञान उपदेश या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या व्यक्तिगत सामंजस्य या कौशल अभिग्रहण। तो आप कहेंगे अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा। सबसे उपयुक्त अर्थ आपसे पूछ रहा अधिगम का, तो हम जानते हैं क्या भाई, हम क्या जानते हैं, ज्ञान उपदेश देना। अधिगम का मतलब होता है, लर्निंग का मतलब होता है क्या हम आपको सिर्फ ज्ञान दे दें, ज्ञान का उपदेश दे दें, नहीं ऐसा तो हमने नहीं जानते। देखिए ज्ञान उपदेश देने का मतलब यह नहीं होता कि आपको सिर्फ हम ज्ञान दे दें और ज्ञान आपके पास चला जाए उसके बाद आपके व्यवहार में कुछ चेंज ना हो। जब व्यवहार का एक अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना, व्यवहार में क्या होना, स्थायी परिवर्तन होना, आपके व्यवहार में चेंजेस आना। व्यक्तिगत सामंजस्य, तो व्यक्तिगत सामंजस्य भाई गलत है, या कौशल अभिग्रहण की बात करें या भी, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं भाई। आपका जो मेन हो गया व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना, यही सब में जुड़ गया। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना मेन है, उसी के अंतर्गत ए सी और डी सब के सब आ गए। तो ऐसा आप समझ सकते हैं 25 का सीधा सा बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 26 नंबर के लिए, कर कि समस्यात्मक बालक समानता वे होते हैं। भाई समस्यात्मक बालक वे कौन होते हैं, भाई कर कि एक ना सुलझने वाले समस्या जुड़ी हों या निम्न अनुवांशिकता से जुड़ी हों या कमजोर गृह वातावरण से जुड़ी हों या ज़्यादा रक्षात्मक स्वरूप वाले माता पिता से जुड़े हों। क्या ज़्यादा रक्षात्मक स्वरूप वाले बच्चों क्या उस समस्यात्मक बोले जाएंगे, या ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है कि माता पिता रक्षात्मक माता पिता से जुड़े हों, ऐसा आप नहीं जानते हैं। समस्यात्मक बालक वह होता है, जैसे क्या होगा जब क्लास में आप बैठे रहेंगे, आप पढ़ाते वक्त बैठेंगे और तमाम बच्चे उस क्लास में बैठे रहेंगे ना, तो बच्चा किसी का कॉपी चुरा लेता है, किसी का पेन चुरा लेगा, किसी को चींटी काटेगा, किसी को डिस्टर्ब करेगा, ये बच्चे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। और ऐसे बच्चे होते हैं, जब हम भी पढ़ रहे थे तो हमारे क्लास में भी थे, आप पढ़ रहे होंगे तब भी आपके जो है आपके क्लास में ऐसे बच्चे रहे होंगे। तो समस्यात्मक बालक होते ही जरूर हैं, ऐसा नहीं है कि हर क्लास में समस्यात्मक बालक रहेगा ही रहेगा। तो समस्यात्मक बालक वे होते हैं जो एक ना सुलझने वाली समस्या से जुड़े हों। मतलब कोई ये समस्या थोड़ी ना है भी आपको चीटी करना या समस्या का सुलझाया जा सकता क्या, अच्छा समस्या को सुलझाया जाता तो अभी तक पूरे जीवन भर में इतना दिन हम सभी पढ़े तो उस समस्या का समाधान तो हो चुका होता, ये न कभी खत्म हुआ है इसका समस्या और न कभी खत्म होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं समस्यात्मक बालक वह होता है जो एक ना सुलझने वाली समस्या से क्या होता है, जुड़ा होता है। सीधा सा हम बोलेंगे ए ऑप्शन। यहाँ पर आनुवांशिकता से जुड़ा होता निम्न, ऐसा हम नहीं कहेंगे। कमजोर गृह कार्य की बात करें, गृह वातावरण से जुड़ा हो, भाई गृह वातावरण उसका जो घर का इन्वायरमेंट है वह कमजोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा समस्यात्मक बालक नहीं होता। समस्यात्मक बालक वही होता है जिस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है वही काम करता रहता है। 26 का ये ऑप्शन। 27 नंबर, निम्न में से अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। करेक्ट, वैयक्तिक भिन्नता, जो आप जानते हैं वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि आप में और हमारे में कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। सभी इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं बनाया गया जिसका एक तरीके का इंसान हो, एक ही तरीके का हो, ऐसा ईश्वर ने नहीं बनाया। तो हम सभी इसमें, हम हमेशा से लोग कहते हैं ना कि आप कर नहीं पा रहे हो, वैसा लड़का आपका साथी कर दिया या उनका लड़का कर दिया ऐसा काम, तो हो सकता है हम उससे बेटर हम कोई वर्क कर दें या हो सकता है उससे हम खराब कोई काम करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हम जो है ऐसा हम नहीं कर सकते कि तुलना करके कि हम वह कर लिया तो हम भी कर लेंगे। क्यों नहीं कर पाए भाई, अगर कर लेते तो अगर ऐसा काम होता तो फिर ईश्वर ने तो बनाया होता ना। ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो आप कह सकते हैं मतभेद का मतलब होता है, व्यक्तिगत मतभेद का मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में फ्रांसिस गार्टन बताते हैं। तो कहा कि कम से कम कौन महत्व देता है, कौन प्रकृतिवादी ऐसा देता है, यथार्थवाद, आदर्शवाद या व्यवहारवाद,
कौन से महत्व, कौन सा व्यक्तिगत जो मतभेद है जो सबसे कम इस पर ध्यान देता है, सबसे कम आपसे कर रहा है, सबसे कम किसको मानता है, देखिएगा इसमें अगर हम बात करेंगे जी, तो हम जानते हैं ऐसा कौन मानता, आदर्शवाद मानता, ऐसा सबसे कम ऐसा आदर्शवाद मानता। आदर्शवाद कहता है सभी क्या है, समान है, सभी समान है, सभी तुलना करता है आदर्शवाद, और आदर्शवाद ही क्या होगा, इसमें से गलत है, और कम से कम जो कहता है बात ना आदर्शवाद कहता है, आदर्शवाद ही आपका सी बनेगा, राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के लिए गति निर्भर करती है, ये आपको हम सिखा रहे हैं कोई चीज़ तो वह किस पर निर्भर करती है, सीखने की गति किस पर निर्भर करेगा, क्या अध्येता के रुचि पर, या फिर आपके कह रहा है अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा पर, या अध्येता की पीड़ा पर, या उपयुक्त सभी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो सीखने की गति है, जो सीखने की स्पीड है, वह किस पर निर्भर करेगा। जैसे हम आपको सिखा रहे हैं ना, आपको हम सिखा रहे होंगे तो आपसे पूछे कि आपको निर्भर किस पे करता है, आप जो हम आपको सिखा रहे हैं तो आप किस पर निर्भर करेगा कि आपको हम सिखा पाएंगे सही तरीके से। अध्येता की रुचि पर, पहले तो अध्येता में इंटरेस्ट होना चाहिए भाई, अधिगम जो हम कहे अध्येता के इंटरेस्ट होगा तभी वो सीख सकता है। जैसे हम भी कोई चीज़ सीखते हैं ना, जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम कैसे सीख पाएंगे, या आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो नहीं सीख पाएंगे। तो मेन है तो इंटरेस्ट होने चाहिए, उसके साथ साथ विषय की जिज्ञासा होनी चाहिए, उस विषय के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या होनी, आपके भीतर क्यूरियोसिटी हो कि हाँ भाई हमें सब सीखना है, कैसा होगा, अगर हम सीख लेंगे तो कैसा हमारा माइंड काम करेगा, इससे क्या लाभ होगा, क्या इसके हानि होंगे, तो जिज्ञासा भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ अध्येता की पीड़ा पर, उसके मोटिवेशन पर, वह कितना मोटिवेट है, उसको क्या चाहिए वाकई में, वह कितना मोटिवेट, वह कितना रुचि इसमें ले रहा है, उसकी बात करें कहीं ना कहीं जिज्ञासा कितना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तीनों पॉइंट पर डिपेंड करेगा। तो सीधा सा हम बोल सकते हैं सीखने की गति जो है वह निर्भर करता उपयुक्त सभी पर, किस पर, उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 नंबर 29 के लिए। आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को भूले नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं, मान लीजिए हम यही चाहेंगे ना कि हमारे जो द्वारा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वह मेरे स्टूडेंट जितने भी देख रहे होंगे वह भूले ना, चीज़ों को और बेहतर करके पेपर में आए, कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो हम क्या काम करेंगे, गृह कार्य देंगे, क्या हम कोई आपको होमवर्क देंगे, ऐसा काम करना चाहिए, या पुरानी जानकारी दोहराएंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे, या नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग करेंगे, या उपयुक्त सभी। तो हम कैसा इसमें से वर्क करेंगे। देखिए, आप जब शिक्षक बन के जाएंगे तो आपके जो स्टूडेंट होंगे आप भी सोचेंगे जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है मेरे स्टूडेंट भूले ना, और मेरे स्टूडेंट भूले ना तो हम क्या करेंगे, होमवर्क तो देंगे, सही बात है, होमवर्क भी देंगे उन बच्चों को होमवर्क देंगे, और होमवर्क से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बच्चों को रिवीजन होता रहता है। जब बच्चे जाते हैं घर पे तो कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और चीज़ों को रिकॉल करते हैं, जो चीज़ें पहले पढ़ाई गई हैं। पुरानी जानकारी दोहराएंगे, उससे क्या होगा, जो पुरानी हम आपको पढ़ा दिए, ये कोई चैप्टर है, 5वां 6वां चैप्टर चला तो कभी हम चैप्टर 1 को रिवीजन करवा दिए, कभी चैप्टर 2 को रिवीजन करवा दिए, उसे जब रिकॉल करते चलेंगे ना तो क्या होगा, बच्चे भूलेंगे नहीं। आगे का नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना, कि जब नवीन परिस्थिति कोई आ जाए, कोई आपके सामने समस्या आ जाए, तो जो पहले से आपने सीखा है उससे कहीं ना कहीं उससे आपके लिए हेल्प बने, तो क्या होगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीधा सा हम कह सकते हैं ऑप्शन संख्या डी इसका क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो हम कह सकते हैं सभी का यूज करेंगे तो बच्चा आपका स्टूडेंट भूलेगा नहीं। आज का अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न है, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि। लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर सीखना क्यों जरूरी है। लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर किसने कहते हैं भाई, लर्निंग बाय डूइंग के जनक आपको पता होगा जॉन डीबी को बोला जाता है। किसको, जॉन डीबी को बोला जाता है, जॉन डीबी को बोला जाता है। जॉन डीबी कहाँ के निवासी थे, जॉन डीबी हम जानते हैं अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के क्या थे, एक शिक्षाविद बोले जाते हैं। अमेरिका के क्या बोले थे, एक शिक्षाविद बोले जाते हैं, यह भी आपको पता होगा, शिक्षाविद बोले जाते हैं। और यह भी आपको पता होगा कि अमेरिका के निवासी थे, शिक्षाविद थे, इनके द्वारा प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोले जाते हैं। क्या, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक बोले जाते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के जनक, प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी बोले जाते हैं, यह भी आपको समझना है। उनके जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर बोले जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें करके सीखना का क्या मतलब होगा, बच्चे करके अच्छे सीख समझते हैं, या अधिक रुचिकर है, या अच्छे बच्चे क्रियाशील पसंद करते हैं, या क्या होगा, इनसे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है। तो आपसे कहें करके सीखना उपयोगी हो क्योंकि,
देखिएगा क्वेश्चन को देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 100% इस प्रश्न में आप कंफ्यूज होने वाले हैं। अब इस कंफ्यूज को कैसे हम दूर करेंगे, इस कंफ्यूजन को, तो कह रहा बच्चे करके अच्छे से समझते हैं। कह रहा भैया अधिक रुचिकर है, तो अधिक रुचिकर तो भाई क्या करके सीखना अधिक रुचिकर होता है, ये तो सेकेंडरी चीज है, इसका मीनिंग थोड़ी ना है करके सीखना, इसका अर्थ थोड़ी ना है सही। इसमें आपका रुचिकर है, ये तो ठीक है, मान सकते हैं अधिक रुचिकर हो चाहे मत रुचिकर हो, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। करके सीखने का मतलब होता है, जब हम करके सीखने का मतलब है खुद करें, खुद क्या करें, बच्चे करके अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो करके सीखने का मतलब होता है जब बच्चे करके सीखते हैं तो बेहतर सीखते हैं। आपका सीधा सा ए ऑप्शन बनेगा, ना कि अधिक रुचिकर है कम रुचिकर, इसका मीनिंग नहीं होता है। या क्रियाशील, बच्चे क्रियाशील पसंद करते हैं, तो हाँ बच्चे क्रियाशील पसंद करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ी ना है करके सीखने का कि बच्चे क्रियाशील ज्यादा पसंद करते हैं, इसका मीनिंग करके सीखने का नहीं होगा। अच्छा डी ऑप्शन में कह रहा बच्चे इनसे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, करके सीखने में बच्चों को व्यस्त मिलता है। क्या और भी कोई काम होता है कि, तो या तो आप एक तरीके से बता रहे हो, आप उसके एक तरीके से क्या लाभ है क्या हानियां है उसको आप गिनतियां गिना रहे हैं। मेरे द्वारा आपको जो करके सीखने का क्या पूछा जा रहा है, करके सीखने का अर्थ पूछा जा रहा है, तो सीधा सा 30 का ए ऑप्शन में समझ रहे हैं ना। तो यही पेडागोजी का खेल होता है। जब आप शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन करने शुरू करते हैं, जब आपके सामने आर्ट ऑफ टीचिंग जैसे क्वेश्चन हो गए, आपके सीटेट जैसे एग्जाम्स देते हैं आप, तो आपके दिमाग किस हिसाब से चल रहा है, ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है ना कम दिमाग लगाना है, दिमाग उतना लगाना है जितना क्वेश्चन पूछ रहा है, तब आप जाके क्वेश्चन को सही तरीके से और सही डायरेक्शन में सोच सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, सीखते रहना है। जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में पिन करने का, बताने की कोशिश कीजिएगा जैसा भी सेशन आपको लगा हो। तो सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। आप सभी को जैसा भी लगा हो जरूर बताएंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू क्लास।